देखिए फिलहाल अभी आपने देखा है कि कुछ ही दिन पहले अगर व्यक्ति के पास व्यक्ति एक पैसा से जुड़ा हुआ तभी ना लॉकडाउन में इतनी भूखे अनाज के बगैर काम के बगैर ही देखे होंगे, वो लोग जो है उनको अभी टोकरी बेचकर अपना पैसा चला और दूसरा काम करना शुरू किया तो लोग ही कहने लग जाते हैं कि क्या हुआ, वो काम खत्म हो गई, उसमें क्या हुआ, नहीं हुआ प्रॉफिट, नहीं कर पाए। नहीं तो लोग तो सिर्फ यूं ही बोलते रहते हैं। जय हिंद। चलिए अब हम चलते हैं आज की अगले क्लासेस में, जो कि हमने आपको पिछले क्लास में बता रहे थे हिंदी का जो गोधली किताब था हमारा 10th का, उसका हमने भाग 1 बताया था, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का इंट्रोडक्शन जो भीमराव अंबेडकर जिनके लेखक थे, इसके बारे में हमने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा चुके थे। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए तो श्रम विभाजन एवं श्रम विभाजन और जाति प्रथा और था, ठीक है, और जाति प्रथा, ठीक है। इनके जो लेखक थे वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, जिनके पूरे डिक्लेरेशन जो है कल हमने आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से इनका परिचय करवा दिए थे। और आज हम चलते हैं इस चैप्टर की और, ठीक है। तो ये कहानी जैसा कि आपको हमने कल ही बताया था कि ये कहानी जो है ये जातियों पर है ना, मतलब कार्य को बांटा गया है, जिसके कि ये जो हमारे लेखक जो हैं हमारे प्रिय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, ये इनके बिल्कुल खिलाफ थे। हमारे जो भारतीय समाज में ये श्रम विभाजन जाति प्रथा चल रही है, ये कई सालों से मतलब कई वर्षों से ये कह सकते हैं तो कई करोड़ वर्षों से चलते आ रही है, ठीक है, जो कि हमारे सभी समाज के लिए उचित नहीं है। और ख़ास करके जो हिंदुओं में ये श्रम विभाजन की जो कार्य किया गया है और किया जा रहा है, ये एकदम से ये मतलब ये कह ले तो अच्छी प्रणाली नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमारे बाबा साहब जी ने इस लेखन के तौर में, ये भाषण के तौर से बताए हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक कहते हैं कि यह बहुत ही दुख की बात है कि आज के ज़माने में भी जातिवाद के पोषक यानी कि जातियों पर विश्वास करने वाले कि हम ये जाति के हैं, हमको ये काम करना चाहिए, हम वो जाति का है तो उसको वो काम करना चाहिए, अभी तक लोगों को इस पर पूरा विश्वास है, ठीक है। और ये जो कि विडंबना का ही बात है, ये दुख की ही बात है, ठीक है। कहते हैं कि इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। देखिए जो जातिवाद को मानते हैं, जो जाति पाति को मानते हैं, वो इनका समर्थन तो करेंगे और कई तरह के आधार पर कई तरह के एग्जाम्पल्स लेकर ये समझाते हैं कि जातिवाद अच्छी है, यानी कौन, जातिवाद के पोषक, ठीक है। कथा समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। देखिए वो बोल रहा है कि समर्थन यह कहते हैं कि आधुनिक समाज जो हमारा है, सभ्य समाज यानी अभी का जो समाज हमारा है ना, वो जाति यानी कि श्रम विभाजन जो बोल रहे हैं कार्य कुशलता के लिए यानी कि कार्य को अच्छी तरीके से कर सके, इसलिए जातिवाद होना एकदम जरूरी है कि किस जाति को कौन सा काम करना चाहिए। जैसे यदि हम ग्वाले हैं तो हमें वो दोहाले वाला काम करना चाहिए, यदि कोई बड़ी मिस्त्री है तो उसे बड़ी मिस्त्री वाला फर्नीचरिंग का काम करना चाहिए, यदि कोई महतो है तो उसे खेती का काम करना चाहिए, यदि कोई अन्य जाति है तो वो अपने जाति के अनुसार से ही काम को चुने, ठीक है। उनका ये कहना है, कहते हैं कि इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कहते हैं कि इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अपनी जाति के अनुसार अपना काम वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। देखिए सही बात है,
ये जाति प्रथा जो है ये श्रम विभाजन का रूप तो लिया हुआ है और श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ। आप देखिए इसमें क्या है, इसमें अंदर क्या है, एक बोला था श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का तो रूप है ही, श्रम विभाजन का रूप है, लेकिन एक है श्रमिक विभाजन। श्रमिक विभाजन देखिए ये क्या था, पहले कार्य को बांट दिया गया, श्रम का मतलब कार्य, पहले कार्य को लोगों में बांट दिया गया जाति के अनुसार, उसके बाद फिर लोगों को भी कार्य के अनुसार ही बांट दिए, है ना, मतलब श्रमिक विभाजन भी कर दिए कि कौन सा लोग किस काम के लायक है, इस तरह भी उन्हें भी बांट दिया गया। ठीक है, फिर कहते हैं कि श्रम विभाजन निश्चित ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती थी। क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन जो है निश्चित ही सब समाज की आवश्यकता है, ऐसा उनका कहना है, परंतु बोल रहा है किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन, क्या कह रहा है, उनका ये कहना है कि श्रम विभाजन ये आवश्यक है अच्छी समाज बनाने के लिए, लेकिन कह रहा किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है ना। श्रम विभाजन की जो आवश्यकता होती है, जो व्यवस्था है, उसमें श्रमिकों को उनके चॉइस के अनुसार, उनके कैपेसिटी के अनुसार नहीं बांटा जाता है, सिर्फ उनके जाति के आधार पर ही बांट दिया जाता है। ये अच्छी बातें हैं कि लोगों को श्रम दिया जाए, काम दिया जाए अलग अलग, क्योंकि ये काम तो हर लोग नहीं करेंगे, है ना, तो उसके लिए उनकी मानसिकता को भी तो जांच लिया जाए कि वो कौन सा काम करना चाह रहे हैं और कौन सा काम नहीं करना चाह रहे हैं, किस काम में उसकी रुचि है, किस काम में उसकी रुचि नहीं है, पर ऐसा नहीं किया जाता है। कह रहा है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दे दी। देखिए भारत की जो समाज है, हमारे इंडिया की जो समाज है, बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे इंडिया को जो समाज है ये लोगों को इस तरह से बांटा है कि केवल श्रमिक विभाजन ही नहीं किया है, यहाँ पर लोगों को काम के अनुसार दर्जा भी दिया जाता है कि कौन सा कोई व्यक्ति उच्च कैटेगरी के है, कौन सा व्यक्ति निम्न कैटेगरी के हैं, तो ये सिर्फ काम से ही तय किया जा सकता है। ऐसा हमारा भारत का ये विडंबना है, ये कह लीजिए दुख भरी बात है कि हमारे समाज के लोगों को इस तरह से बांटा जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। देखिए ये दुख की सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ जो लोगों को शर्म के आधार पर उच्च नीच के दृष्टि से देखा जाता है, ये भारत में ही देखा जाता है, केवल भारत से अलावा और कहीं किसी भी देशों में नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, है ना। क्या कह रहा है कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, मतलब ये अच्छा विभाजन नहीं है। ये कहता क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। सही बात है, मनुष्य की जो रुचि हो, है ना, आपकी जो भी इच्छाएं हो, जो आपकी रुचियां हो, अगर आपको उस रुचि के अनुसार पर काम दिया जाए तो आप आसानी से कर लीजिएगा, और यदि रुचि के अनुसार पर काम नहीं मिले तो क्या आसानी से कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मनुष्य की रुचि पर ही काम आधारित होना चाहिए कि नहीं, है ना, बिल्कुल सही। तो कहते हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। देखिए क्या कह रहा है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम समाज का मतलब यह है कि हम व्यक्ति को इतना प्रेरित करें, व्यक्ति को इतना उत्साहित करें, कितना समझदारी उनमें भरें, इतना नॉलेज उनके अंदर डालें, इस तरह से शिक्षा व्यवस्था तय करें कि वह अपनी जो आगे की आने वाली जो वर्क है, जो अपनी इच्छाएं के अनुसार वो करना चाहते हैं, वो अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार, अपने घर के अनुसार उस पेशे को खुद से चुन सके, है ना। इतनी क्षमता उसमें भर दी जाए। ठीक है, कर इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार बिना एक दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। क्या कह रहा है
कह रहा है कि लेकिन ऐसा देखिए, अभी पहले इन्होंने क्या कहा था कि उन्हें इस तरह से विकसित करे कि वो अपनी पैसा खुद से चुन सके, लेकिन दूसरी ओर कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है। इसकी विपरीत जो है हम लोग करते क्या है, तो किसी भी संतान को, किसी भी व्यक्ति का पैसा, वो व्यक्ति माँ के गर्भ में ही होते हैं और उसी समय से उनकी पैसा ये निर्धारित हो जाती है कि ये इस जाति में जन्म ले रहा है तो उसे वो काम करना होगा। उस काम के लिए उसको प्रिपरेशन दिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर कहता है कि जाति तथा पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। क्या करें कि जो ये जो जाति तथा पैसा का दोषपूर्ण जो पूर्ण निर्धारण है, मतलब जाति और पैसा को जो बांटा जा रहा है, ये सिर्फ इतना तक ही संभव नहीं है, इतना तक ही नहीं आया हुआ है। ये जो है व्यक्ति को जीवन भर एक ही पैसा से बांध के रखता है ना, चाहे वो उसकी पैसा चले या नहीं चले, है ना, लेकिन ज़िंदगी भर आपको उनको उसी काम में ही मग्न रहना है। ठीक है, फिर कहते हैं कि भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। देखिए क्या कह रहे हैं कि इतनी विडंबनाएं की बात हमारा भारत में है कि कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक पैसा से जोड़ दिया जाता है, अगर वो पैसा नहीं चल रहा है तो वह भूखे मर जाए, लेकिन वो अपना पैसा को नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो धीरे धीरे उसी काम में मग्न हो गया, जो उनकी इच्छाएं नहीं थी वो काम में वो लगे हुए हैं उस काम में। तो अब क्या है, अब काम नहीं चलेंगे, काम नहीं मिलेगा उनको, पर्याप्त तो नहीं मिलेगा उसमें सैलरी, तो वो काम उसको मजबूरी से करना पड़ेगा। हाँ, क्या कहा इन्होंने, चाहे वो व्यक्ति भूखा ही मर जाए लेकिन ज़िंदगी भर उसको उसी पैसा से ही काम करनी है। ठीक है, जो कि ये बहुत ही दुख भरी बातें हैं। कहता है कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है ना, सही बात है। आज की जो युग है, आजकल इतनी होड़ लगी हुई है लोगों की कि वो काम, ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि कभी काम नहीं मिलता, कभी उचित सैलरी नहीं मिलती, उचित परिवेश नहीं मिलता, जिसके कारण से वो भूखे मरने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए फिलहाल अभी आपने देखा है कि कुछ ही दिन पहले अगर व्यक्ति के पास व्यक्ति एक पैसा से जुड़ा हुआ, तभी ना लॉकडाउन में इतनी परेशानियां झेलना पड़ा था। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, है ना, उसके पास पैसे नहीं थे, किस तरह से वो, कोई लोग भूखे मर रहे थे, कोई बारिश के कारण तो मर ही रहे थे, पर इसमें कितना था जिससे व्यक्ति ऐसे ही तरह तरह कर ही मरे थे, है ना। तो ऐसी स्थिति आजकल आती ही रहती है। कहता है क्योंकि वो दो धंधों की प्रक्रिया, वो तकनीक में नियंत्रण, विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। बिल्कुल, है ना, कई सारे उद्योग धंधा है कभी बंद हो जाती है ना, कभी दूसरी पर ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ के लोगों को अपनी पैसा बदलने की जरूरत पड़ जाती है, वो अपना पैसा बदलना चाहता है ना। और कह रहा है कि और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है ना। कारण क्या कि देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, मतलब कि एकदम विषम से विषम परिस्थिति आए, आदमी के पास खाने के लिए भोजन नहीं रहे, जेब में पैसा नहीं रहे, ऐसी परिस्थिति में भी ये अपने काम को बदलने की स्वतंत्रता इसको नहीं मिला हुआ है, ये नहीं बदल सकता है ना। तो ये सब ये विडंबनाएं है हमारे समाज का, ये जाति प्रथा का, जो कि इन्होंने जाति के अनुसार पर किसी व्यक्ति को काम दिए हुए। ठीक है, कहता है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उनका पैतृक पेशा ना हो। देखिए, विशेष करके हिंदू धर्म का नाम लिया गया है ना, क्योंकि अन्य धर्म में तब देखे होंगे जिसकी मान्यता जो करता है, जैसे आप अपने आसपास के मुस्लिम वगैरह को देखे होंगे, वो लोग जो है कभी टोकरी बेचकर अपना पैसा चला लेते हैं, कभी अन्य काम वेल्डिंग करके कर लेते हैं, कभी मार्बल्स का काम कर लेते हैं, अन्य सारे जितने भी काम उनकी इच्छाएँ वो पैसा बदल सकता है। लेकिन हमारे हिंदू समाज में जाति के अनुसार पर पैसे बांट दिया गया है और वो अपने पैसा से ही आगे बढ़ेंगे या गड्ढे में गिरेंगे, है ना, उसको बदलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, फिर कहता है कि भले ही वह उसमें प्रांगत हो, देखिए क्या कर रहा है, भले वो उसमें प्रांगत हो या अथवा ना हो, कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन पैसा से उसको जुड़ के ही रहना पड़ेगा। ठीक है, कहता इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वो प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है ना। सही बात है कि अभी जो पैसा बदलने की अनुमति नहीं दी है हमारे पास, तो इसीलिए भारत जो है बेरोजगारी और
ये भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है सिर्फ यही चीज़ कि हमें पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। नहीं तो हम लोग पेशा बदल कर कई सारे काम कर सकते हैं। और दूसरी बात समाज की भी है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं कई वर्षों से और दूसरा काम करना शुरू किए तो लोग ही कहने लग जाते हैं कि क्या हुआ, वो काम खत्म हो गई, उसमें क्या हुआ, नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं कर पाए, हो तुमसे हुआ ही नहीं। लोग तरह तरह की बातें बनाने लग जाते हैं। और हमारी भारत तो ऐसे ही है जो कि खुद पर कम और दूसरों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस पर ज़्यादा बिलीव किया जाता है और खुद हम क्या कर रहे हैं उस पर कम बिलीव किया जाता है। ये हमारी भारत की एक और विडंबना भी है ना। लोगों को खुद पर बिलीव नहीं, दूसरों पर बिलीव है। लोगों के खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं, दूसरों के शब्दों पर भरोसा है। तो ये भी एक तकलीफ ये तो हमारे जाति प्रथा, इस श्रम विभाजन से भी खतरनाक प्रथा हमारे पास है कि हमको खुद पर भरोसा नहीं। ठीक है, फिर चलिए फिर कहता है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि में भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, है ना। ये भी बात है कि जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन किया जाता है, मतलब जाति के आधार पर जो कार्य को बांटा गया है वो मनुष्य की रुचि, मनुष्य की स्वेच्छा पर आधारित नहीं रहता है ना। वो तो जाति पर बांटा जा रहा है, तो मनुष्य की स्वेच्छा पर आधारित कब हो गया, कैसे हो जाएगा ये सब चीज़ें, है ना। फिर कहता है कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। सही बात कि जब जाति के आधार पर काम को बांटा ही जा रहा है तो मनुष्य की रुचि, मनुष्य की भावना, मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि, इस सब का क्या महत्व रह जाता है, कुछ नहीं। हमें किस काम में रुचि है, कौन सा काम हम करना चाहते हैं, इस बात को सुना भी नहीं जाएगा और हमें अपने जातों के अनुसार काम को करना है। हमारे पैतृक पेशा जो रहेगा, मतलब पिता की जो पेशा है, जो हमारे पिताजी काम कर रहे थे, हमको उसी के अनुसार काम को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर कहता है कि इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इस पर जो है हमें स्वीकार ये करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि हम गरीब हैं या हम कष्ट में हैं, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है जितना कि हमारा जो है कि ये कार्य निर्धारित करके, मतलब कि जो कार्य हमें दे दिया गया है वो हमें दिल से उसको नहीं चाहते हैं, वो दिल से मुझे वो पसंद नहीं है और बिना रुचि के साथ सिर्फ परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए वो कार्य को हमें करना पड़ता है ना। वो सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे लिए। ठीक है, कहता है कि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम कम करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही है कि जिस काम में हमें रुचि ना हो, अगर हमें वो काम दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि हम मैथ, हिंदी, साइंस ये सब का टीचर्स हैं और हमें एसएसटी पढ़ाने के लिए दिया जाएगा तो हम रुचि के साथ नहीं पढ़ा सकते, उसको हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि मेरे पास उसका नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम कैसे उसको पढ़ा पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से जिस चीज़ को हम नहीं करते और वो काम में दिया जाता है तो हम उसको टालते रहते हैं या कम काम करते हैं, रुचि नहीं उस काम में, क्यों करेंगे उस काम को, है ना। कर ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। सोचिए, सही बात है कि जहाँ हमें काम करने में मन ही नहीं लग रहा हो, दिमाग ही नहीं हो, वहाँ पर हम एक सक्षम व्यक्ति कैसे बन पाएंगे, एक उसके बारे में विशेष नॉलेज कहाँ से ले पाएंगे। हमें तो उस काम में मन ही नहीं लग रहा था तो हम आगे कैसे सीखेंगे, ये संभव ही नहीं है। किसी भी परिस्थिति में उस काम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उसमें नॉलेज हम आगे विकसित नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है क्या था, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है ना। आर्थिक देखिए, हमारे पास आर्थिक मतलब होता है अर्थव्यवस्था, आपके पास इनकम क्या है ना। आर्थिक का मतलब होता है आपकी हालात, मतलब पैसों से अर्थव्यवस्था सबकी क्या हालत है। तो बताइए, जो एक पैसा से जुड़ कर रहेंगे और किसी के पास तो खूब सारा अपार धन होता है, लेकिन कुछ कुछ पैसा ऐसे होते हैं जिसमें लोग को पेट तक नहीं भर पाते, अपनी परिवार तक नहीं चला सकते, है ना। तो उसको थोड़ा सा दिक्कतें का सामना करनी पड़ती है। कह रहा है कि क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि वो आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है ना।
क्योंकि देखिए कहना क्या जा रहा है कि जो काम हमें पसंद नहीं है, जो हमारे स्वाभाविक प्रेरणा रुचि में है ही नहीं, जो हमारी स्वभाव नहीं है, अगर हम उस काम को करते हैं तो हमारे मन को मतलब ये काम करेंगे तो हमारी मन की इच्छाएं को दबाकर या अपने आप को दबाकर ही करेंगे, ऐसे हम वो काम को नहीं कर सकते। ठीक है। फिर कहता है अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है ना। ये कह रहा है कि मैं अब समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ कि ये बोलते हैं कि हमारे द्वारा जातियों का आलोचना सुनकर आप मुझसे ये प्रश्न मतलब ये जाति के बारे में जो हमने कहा ये सुनकर आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अगर हम जाति को फोड़ने वाले लोगों पर अगर हम क्रोधित हैं या हम नाखुश हैं तो हम क्या मतलब मेरी दृष्टि में समाज की क्या वैल्यू है। तो कह रहा है मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र, समता, भ्रातृत्व पर आधारित हो। यानी कि मेरा समाज कहने मतलब ये मेरा समाज स्वतंत्र हो, भारतीय भाव में हो, यानी सब भाईचारे से जिए और समता हो, मतलब लोग समान रूप से जिए, किसी में कोई तरह का ना बड़ ना छोट, ना कोई नीच जाति का, ना कोई उच्च जाति का, ना कोई मध्य वर्गीय, ना कोई निम्न वर्गीय, ना कोई उच्च वर्गीय, सब सिंपल वर्गीय रहे एक साथ। ठीक है। फिर कहता है क्या यह ठीक नहीं है। भातृभाव अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, है ना। कह रहा है कि क्या यह सही नहीं है कि हम लोग भाईचारे आपस में भाईचारे मन कर रहे हैं, हम लोग मिलजुल कर रहे हैं। और कह रहा है कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक अच्छा समाज जो सुदृढ़ हो, संपन्न हो, उसमें ये गतिशीलता होनी चाहिए कि जब कोई भी वांछित परिवर्तन यानी कोई भी छूटे हुए परिवर्तन अगर समाज में होता है तो एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी मतलब ये है कि पूरी समाज में होना चाहिए, ना कि समाज से किसी एक भाग में, ये पूरी समाज में होना चाहिए। फिर कहते हैं ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि सामाजिक जीवन मतलब कि अगर हम सामाजिक जीवन जीते हैं तो हमारे पास अगाध स्नेह है, अगाध साधन, अगाध अवसर, मतलब कहने मतलब ढेर सारा साधन होना चाहिए, ढेर सारा अवसर होना चाहिए हमें लोगों की मदद करने की, लोगों की हेल्प करने की, है ना, लोगों के साथ रहने की। ठीक है। और बोल रहा है कि तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्या कर रहा है, दूध पानी के मिश्रण की तरह, दूध में हमेशा पानी तो होता है 70%, लेकिन कभी भी आपको दूध में पानी दिखाई नहीं देता है ना। पानी दूध में जाते ही दूध बन जाते हैं, ये ना कि दूध पानी में आने के बाद पानी बन जाता, ये कभी नहीं हुआ है। जो ज्ञानी है वो कहीं भी चला जाए वो ज्ञानी ही रहेंगे, जो अज्ञानी है वो अज्ञानी के साथ में है तो अज्ञानी ही रहेंगे जब तक कि तैयारी ना किया जाए, प्रयत्न ना किया जाए, सीखने की कोशिश ना किया जाए। ठीक है। कहता है कि क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, यानी कि इसमें जो राजनीतिक पार्टियां देखने क्या है कि लोग, इसमें जो हमारा सरकार नहीं, हमारे लोग राज करते हैं। यहाँ हमारा समाज के अनुसार सारे कार्य होते हैं, समाज की दृष्टि से यहाँ सारा कार्य किया जाता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया और इतना ही था इस चैप्टर में। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि सारे चीज़ आपको जो हमने समझाया वो बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। तो ये इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात देखिए, इस जो कहानी में सबसे बड़ी इसकी सीख क्या थी कि किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति को एक जाति के आधार पर कोई काम नहीं करना चाहिए, या किसी तरह की मतलब परिवेश, हम गरीब परिवार से हैं या हम अमीर परिवार से हैं तो हम उसके जैसा व्यवहार करें, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम अपनी क्षमताओं के अनुसार करें, जो हमारे पास क्षमता है, जिस तरह हमको करने की क्षमता है, जो हम कर सकते हैं एकदम खुल के करें, ना कि किसी की बंदिशे में आकर, किसी की बात सुनकर, किसी के बातों को मन में रख कर, ये नहीं है। अगर लोग आपके लिए कुछ भी कहते हैं तो उस बातों को आप सुनिए और अगर आपको लगे कि ये हमारे लिए ज़रूरी है तो उसे रखिए, नहीं तो उसको बाहर कर दीजिए। नहीं तो लोग तो सिर्फ यूं ही बोलते रहते हैं, है ना, जो उनकी इच्छाएं हो जो। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि लोग जब भी आपके पास बोलेंगे तो हमेशा वो अपने फ़ायदे के लिए ही बोलते हैं,
आपके फ़ायदे के लिए बहुत ही कम लोग, यानी 100 में अगर 1% लोग रहे तो आपके लिए बात करेंगे, अन्यथा सभी लोग वो खुद के लिए ही बात करते हैं, है ना। तो आगे से ध्यान रखकर ये चैप्टर को पूरी बढ़िया तरीक़े से पढ़िएगा और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।